दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ आपके सामने एक नया किस्सा, एक नई कहानी लेके। आज मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा। आपने सुना होगा गुलशन कुमार जो म्यूज़िक बैरन था, उसके कत्ल का किस्सा। उसके जो सो कॉल्ड अखौती कथित जो कत्ल करने वाले थे, उनको इसी साल की जुलाई में हाई कोर्ट से उनकी सज़ा एक की बरकरार रखी गई और एक जिसको पहले लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया था, उसको नए सिरे से फिर उम्र कैद की सज़ा दे दी गई। लेकिन इस किस्से में जो सबसे बड़ी बात है वो मैं आपको आज वो बतानी चाहता हूँ। ये कत्ल किया किसी और ने था, लेकिन अपने सर पे किसी और ने लिया। ये कोई अनकॉमन चीज़ नहीं है मुंबई के क्राइम की हिस्ट्री में। बहुत से जो गैंगस्टर होते हैं बड़े, जो इस किस्म का काम आगे देते हैं लोगों को करने के लिए, उनमें जो बड़ा शार्प शूटर होता है, नामचीन जिसका नाम होता है, उसका नाम नहीं दिया जाता। काम कोई और करता है और नाम किसी और का दिया जाता है। ये बात मैं आपको कई पहले एपिसोड में बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपको ये कैसे होता है कैसे नहीं होता है, ये आपको गुलशन कुमार के मर्डर केस जो है उसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। असल में किन लोगों ने गुलशन कुमार को मारा था और उस मर्डर का इल्ज़ाम कैसे कुछ लोगों ने अपने सर पे लिया और आज उम्र कैद भोग रहे हैं। मज़े की बात यह है, और पूरे का पूरा केस उनकी कन्फेशनल स्टेटमेंट पे चला। कन्फेशनल स्टेटमेंट वो होती है जो एक एक्यूज्ड अपनी मर्ज़ी से पुलिस को लिख के देता है कि मेरा इस केस में क्या रोल था, मैंने क्या किया क्या नहीं किया। और मज़ेदार बात यह है कि पिछले 2 दिन से जो मैं आपको किस्से सुना रहा था, उनमें एक बात बार बार सामने आ रही थी। आपने भी नोट किया होगा कि बहुत से लोग भगवान का सहारा लेते हैं अपने आप को, अपनी गलतियां सुधारने के लिए या अपनी और तरक्की के लिए। कुछ लोग तो माफ़ी मांगने भगवान के पास जाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में। कुछ लोग अपनी जो उनकी आमदन है, बिजनेस है, धंधा है, या घर की खुशी है, खुशहाली है, उसके लिए भगवान के दर से कुछ मांगने जाते हैं। तो ले दे के जो मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद गिरजाघर हैं, वो एक तरीके से कुछ मांगने या मांगने का साधन ज़्यादा है, देने का कम है। तो पिछले दिनों में आपने सुने 3-4 ऐसे किस्से जो लोग मंदिर जा रहे थे और उनका रास्ते में एनकाउंटर हुआ। भगवान को मिलने के पहले वो मौत के घाट उठा दिए गए। कुछ किस्से मैंने आपको ऐसे सुनाए जो मंदिर पहुंच गए थे, भगवान के दर्शन करके वापस आ रहे थे और उनको मंदिर की सीढ़ियों से उठा के उनको मार दिया गया, पुलिस एनकाउंटर का नाम दे के। ऐसे एक नहीं दर्जनों किस्से हैं अंडरवर्ल्ड के इतिहास में। रोज़ाना ज़िंदगी में तो बहुत से सैकड़ों किस्से रोज़ाना होते होंगे, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो किस्से हैं वो मैंने आपको काफ़ी सारे सुना चुका हूँ। काफ़ी सारे आगे आने वाले दिनों में आपको सुनाऊँगा। ये किस्सा पार्टिकुलरली मुझे इसलिए याद आया गुलशन कुमार का। ये गुलशन कुमार भी अपने घर के नज़दीक स्थित एक मंदिर था जिसका नाम था जितेश्वरी देवी मंदिर। उस मंदिर में, क्योंकि वो जीतनगर में मंदिर था, शायद इसलिए जितेश्वरी देवी, या जितेश्वरी देवी के नाम से उस इलाके का नाम जीतनगर डाला गया होगा। ये इलाका जब हम जुहूर से 7 बंगला की तरफ जाते हैं मुंबई में, तो रास्ते में एक 4 बंगला का जंक्शन आता है छोटा सा, जहाँ से राइट में जाइए तो 4 बंगले को जाते हैं। वहीं पे एक छोटी सी झोपड़पट्टी है। मेन रोड के ऊपर गराजेज हैं गाड़ियों के, मोटरसाइकिलों के, स्कूटरों के ठीक करने के लिए। उसकी बैक साइड में एक 2 लेन की झोपड़पट्टी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। उसमें एक मंदिर है जिसका नाम है जितेश्वरी मंदिर। बहुत मान्यता है उस मंदिर की, दूर दूर से लोग वहाँ आते हैं। और गुलशन कुमार का रूटीन था
रोज़ सुबह अपने घर से निकल के ऑफिस जाने के समय वो उस मंदिर में माता के दर्शन करके या भगवान के दर्शन करके फिर वो अपने ऑफिस में जाया करता था, अपना काम शुरू करता था। तो ये उसका रूटीन पक्का था, सारी दुनिया को मालूम था। तो ये कहना कि उसकी रैकी की गई, उसको देखा गया, उसका पीछा किया गया, वो बड़ी हास्योहीनी सी बात है। तो उस भगवान के दर्शन करने में इसका रोज़ का जाना कोई बड़ी बात नहीं थी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से। लेकिन जो मेन किस्सा था वो इतनी कमाई उसकी इन दिनों में हो रही थी कि फिल्म इंडस्ट्री के बड़े पैसे वाले लोगों में से एक गिने जाना लगा था। और उसके साथ उसकी कुछ जो आम लोग किस्से बना लेते हैं, कहानियाँ बना लेते हैं, वो उसके साथ जुड़ने लगी। जिनमें से एक ये भी थी कि गुलशन कुमार रोज़ का 1 लाख रुपया वैष्णो देवी मंदिर को कैश चढ़ाता है। इसमें कितनी सच्चाई ये नहीं है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब आदमी बड़ा होता है तो उसके साथ कुछ ऐसे किस्से कहानियाँ जुड़ जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि जिनको नहीं भी पता होता, ख़ासतौर पे क्रिमिनल्स को, कि अगर ये आदमी महीने का 30 लाख रुपया माता के दरबार में देता है तो इसके पास पता नहीं कितना पैसा होगा, तो मांगो पड़ौती इससे, तो आदमी नज़रों में आता है और बंद। उसी से पहले फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों से अंडरवर्ल्ड ने एक्सटॉर्शन की बिड की। बहुत से लोगों ने पैसे दे दिए, कई लोगों ने नहीं दिए। बड़े बड़े बिल्डर से एक्सटॉर्शन हुई, जिन्होंने पैसे दे दिए बच गए, जिन्होंने नहीं दिया वो मारे गए। तो ये वो समय का दौर था 1997। कल के भी जो मैंने आपको किस्से सुनाए थे वो भी सारे 1997 के थे। 1987 के बाद जो सबसे बड़े जो ज़्यादा अंडरवर्ल्ड के कांड हुए मुंबई में वो 1997 में ज़्यादा हुए। बहुत से लोग मारे गए उसमें, पॉलिटिकल लीडर्स, अंडरवर्ल्ड सरगना, एनकाउंटर बहुत हुए, गैंग वार हुई। तो क्राइम अपने पूरे जोरों पे था। और जैसे मैंने कल बताया, शिवसेना की सरकार थी, मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर बहुत प्रेशर था कि किसी न किसी तरह इस क्राइम की ये जो वेव चल रही है इसको नकेल पाई जाए। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनकाउंटर करने के लिए पुलिस के ऊपर प्रेशर डाला जाता था। तो उसी चक्कर में 97 में एनकाउंटर बहुत हुए, क्योंकि उसके पहले क्राइम हो जाता था, बाद में एनकाउंटर हो जाता था। तो ये 97 का किस्सा है। उसी तरह 97 की 12 अगस्त को, 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, मुझे इसलिए याद है कि उसके 3 दिन पहले गुलशन कुमार का मर्डर हुआ था। अब आप देखिए कि जैसे ही गुलशन कुमार उस मंदिर में माथा टेक के भगवान के दर्शन करके बाहर आ रहा है अपने ड्राइवर के साथ, और यहाँ मैं एक बात बता दूँ आपको मज़ेदार, कि उसको पास एक सिक्योरिटी वाला था जो यूपी सरकार ने दिया था। गुलशन कुमार की वीडियो कैसेट्स और ऑडियो कैसेट्स बनाने की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री या प्लांट नोएडा में था, यूपी में, और वहाँ पे बहुत बड़ा प्लॉट इसको सरकार ने दिया था। और क्योंकि इसका कारोबार वहीं से था जहाँ से पूरे वर्ल्ड में उसकी जो कैसेट्स थी और वो वीडियोस थी वो डिस्ट्रीब्यूट होती थी, तो ही वॉज वेरी क्लोज टू पावरफुल यूपी पॉलिटिशियंस। उनको पार्टी के लिए फंड भी देता था, उनके लिए पार्टी भी करता था, उनके लिए पूजा पाठ भी करवाता था। तो अच्छे रिलेशन थे उसके। तो हुआ कुछ ऐसे, मैं इसको थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाता हूँ तो आपको समझ आ सके कि केस को पलटा कैसे जाता है, हकीकत को कागज़ पे कैसे खुर्द-बुर्द किया जाता है। अप्रैल के महीने में एक खबर आती है 1997 अप्रैल के महीने में, कि वो खबर कौन देता है, मुंबई पुलिस के बहुत बड़े आला ऑफिसर जिनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, उनको कोई आंच नहीं लगा सकता। उनका नाम था राकेश मारिया। उसके पहले वो बहुत बड़े बड़े केसेस को सॉल्व कर चुके थे, और मुंबई की क्राइम ब्रांच से उनका नया नया तबादला महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफिस में एज AIG लॉ एंड ऑर्डर किया गया था।
अमरजीत सिंह समरा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे मुंबई के उस समय पे। तो उनके साथ ये ख़ास तौर पे पूरे महाराष्ट्र की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी उसके ऊपर निगाह रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए समरा साहब ने ख़ास तौर पे राकेश मारिया जैसे एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर को, एक ईमानदार ऑफिसर को साथ में रखा था। तो वहाँ पे जब इनकी नई नई पोस्टिंग हुई थी, क्राइम ब्रांच से गए थे और मारिया के पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क था इन्फॉर्मेंट्स का, हर कोने से उनको खबर आती थी, इसीलिए शायद वो बाकी ऑफिसर्स के बराबर ज़्यादा कामयाब रहे। तो राकेश मारिया के पास एक इन्फॉर्मेशन आती है अप्रैल के महीने में कि इस म्यूज़िक बैरन, म्यूज़िक मुगल गुलशन कुमार को मारने की साजिश रची गई है। और वो मुंबई पुलिस को और गुलशन कुमार को अपने सोर्सेज से इन्फॉर्म करते हैं कि मेरे पास ये खबर आई है, इसके आगे क्या कार्रवाई करनी है आप कीजिए, क्योंकि मैं मुंबई के बाहर बैठा हूँ, मैं महाराष्ट्र पुलिस हेडक्वार्टर में हूँ, मुंबई सिटी पुलिस में नहीं हूँ। तो मुंबई पुलिस ने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मज़े की बात ये है जब थोड़ी बहुत कुछ इसकी कोई तहकीकात की भी तो उनको मालूम पड़ा कि गुलशन कुमार के पास तो ऑलरेडी यूपी सरकार का दिया हुआ एक सिक्योरिटी मैन है, पुलिस वाला, जो कार्बाइन जिसके पास है। तो ऐसे 2-3 थे, लेकिन वो शिफ्टों में एक एक आदमी हमेशा गुलशन कुमार के साथ रहता था हर समय। तो वो बॉडीगार्ड जो इसकी रक्षा करने के लिए दिया गया था, ये अप्रैल में राकेश मारिया इस बात की का अंदेशा उठाते हैं कि गुलशन कुमार की जान को खतरा है। तो अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 3-4 महीने कोई ऐसी कार्रवाई मुंबई पुलिस ने नहीं की जिससे ये जानने की कोशिश की जाती कि ऐसे कौन से लोग हैं, कौन सा गिरोह है, कौन से क्रिमिनल हैं जो गुलशन कुमार की जान लेना चाहते हैं। खैर 12 अगस्त को, जैसे मैंने कहा आपको, जैसे ही उस मंदिर से बाहर गुलशन कुमार अपने ड्राइवर के साथ आते हैं और उस दिन उनके साथ उनका बॉडीगार्ड नहीं है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जिस शख्स को ये जिम्मेदारी दी गई थी गुलशन कुमार को बचाने की, उसकी जान की रक्षा करने की, वो आदमी उस दिन गैर हाजिर था। ये बहुत अजीब बात है। और जैसे ही गुलशन कुमार उस मंदिर से बाहर निकलते हैं, एक आदमी उनके सामने आता है, हाथ जोड़ के नमस्कार करता है, हालचाल पूछता है और उसके बाद एक 9mm की पिस्टल निकाल के 9 की 9 गोलियां उनकी छाती में मार के ढेर कर देता है। उसके बाद एक दूसरा शख्स आता है जिसके पास भी 9mm की गन है। वो आदमी आके उसमें 9 गोलियां और मारता है। मतलब इतनी दरिंदगी की हद कि आदमी तो 1-2 गोली खा के मर जाता है, 18 गोलियां मारने की ज़रूरत, वो भी मंदिर के बाहर एक निहत्थे आदमी के ऊपर। वो कांड वहाँ पे उन 2 लोगों ने किया। और मज़े की बात यह है कि वो जो गोली चलाने वाले थे वो तीसरी वेपन से हवा में फायर करते हुए दोनों के दोनों वहाँ उस तंग गली से, झोपड़पट्टी से निकल के भाग जाते हैं। और क्योंकि क्राउड इकट्ठा होना शुरू हो गया था, गुलशन कुमार को सब जानते थे, लोकल झोपड़पट्टी में दान पुण्य भी करता था, तो क्राउड को देख के हवा में गोलियां चलाते हुए तीसरी वेपन से, या ये भी हो सकता है कि जो एक वेपन की 9 गोलियां चली थी उसमें दूसरा मैगजीन लगाया हो, फिट करके जल्दी में उससे गोलियां की फायरिंग करते हुए वहाँ से निकल गए। अब आप देखिए कितनी हिम्मत वाला काम है, कितना जोखिम वाला काम था, कितना रिस्क लेके करने वाला काम था। मेन रोड से पैदल एक गली में जाना पड़ता है जिसके दोनों तरफ झोपड़पट्टी है, इतना सा रास्ता है, बीच में 2.5-3 फीट का, और वहाँ से मंदिर क्राउडेड जगह पे है, और वहाँ से आदमी को मार के लोगों के उस भीड़ से, हजूम से निकल के भागना ये आम किसी आदमी का काम नहीं है। कोई छोटा मोटा क्रिमिनल
इतना बड़ा काम नहीं कर सकता जितनी प्रिसाइजन में उन्होंने वो सोफिस्टिकेटेड वेपन हैंडल की, जितनी सफाई से गोलियां चलाई और जितनी सफाई से वो लोग वहाँ से निकलने में कामयाब रहे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब देखिए केस में क्या हुआ। केस में जो मैं जब कल बात कर रहा था आपसे मंदिरों की, वो मंदिर मुझे याद आया था, गुलशन कुमार याद आया। तो आज सुबह से मैं अपने कुछ पुराने कागजात ढूंढ रहा था, उनमें से मुझे एक आरोपी का इकबालिया बयान मिला, कन्फेशनल स्टेटमेंट। उस आदमी का नाम है दाऊद मर्चेंट। अब दाऊद मर्चेंट जो है, ये आदमी पेशे से एक ड्राइवर है और उस दिन भी ये आदमी वो दोनों शार्प शूटर्स को गाड़ी में बैठा के लेके गया था और पूरे इंसिडेंट के समय वो गाड़ी में ही बैठा था, गाड़ी स्टार्ट करके, कि जैसे ही ये शूटर लोग आएंगे उनको गाड़ी में बैठा के यहाँ से भागना है। अब जो पुलिस का केस है वो देखिए, मुझे हैरानी होती है। अगर कहीं आप लोगों ने, जो मेरे को सुन रहे हो आप लोग से बैठ के, आप लोग कहीं वो कन्फेशनल स्टेटमेंट पढ़ ले तो आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। आप इतने बड़े आदमी का सुबह 10 बजे, 10 सवा 10 बजे पब्लिक के सामने मुंबई जैसे शहर में इतने बड़े आदमी का कत्ल होता है और उसकी जिम्मेदारी एक आदमी लेता है जिसका नाम है दाऊद मर्चेंट। अब दाऊद मर्चेंट कौन है ये मैं आपको बताता हूँ, आप सुन के हैरान रह जाओगे। 92 तक दाऊद मर्चेंट एक हिंदू डोमिनेटेड इलाका कम्युनिटी में तारदेव में रहता था। वहाँ पे उसके छोटे छोटे टेम्पू थे उसके परिवार के, वो जो मैटाडोर वगैरह उस ज़माने में होते थे, बाद में मारुति का टेम्पू आ गया जिसको छोटा हाथी बोलते हैं। इस किस्म के 3-4 टेम्पू उसकी फैमिली चलाती थी। 92 के जो हिंदू मुस्लिम फसाद हुए दिसंबर में और जनवरी 93 में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद, तो कहा जाता है कि उस हिंदू इलाके में दाऊद मर्चेंट के घर को आग लगा दी गई। तो ये पूरा परिवार वहाँ से निकल के बम्बई के बाहर एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है भिवंडी, जिसको लूम टाउन भी कहते हैं। कपड़े की बहुत सारी वहाँ पे जो लूम से जो हाथ से कपड़ा बनाते हैं लूम, वहाँ पे बहुत कारखाने, और भिवंडी एशिया भर में मशहूर है लूम के कपड़े के लिए, तो खड्डी का कपड़ा जिसको बोलते हैं। तो उस शहर में जाके अमृत नगर में ये मर्चेंट की फैमिली ने वहाँ पे जाके एक नया घर किराए पे लिया और ऐसा ऐसा फिर करके उन्होंने 2-3 टेम्पू वगैरह पाए और ये दाऊद मर्चेंट टेम्पू चलाने का काम करता था और क्राइम की दुनिया से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। और वो आदमी अपने सर पे जो कत्ल लेता है कि ये कत्ल मैंने किया। अब उसकी स्टेटमेंट आप पढ़े तो मतलब ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने वो स्टेटमेंट पढ़ी ही नहीं और उसको बिना पढ़े हुए उस पर बहस भी हो गई, कोर्ट कचहरी में केस भी चले, हाई कोर्ट तक केस गया और उस आदमी को सज़ा भी हो गई। और वो आदमी कहता है अपनी उस स्टेटमेंट में कि मैंने इसके पहले कोई क्राइम नहीं किया सिवाय इसके कि एक बार एक चौधरी नाम का आदमी था भिवंडी में थाना में, उस आदमी ने अनीस इब्राहिम का 2.5 लाख रुपया देना था। अनीस इब्राहिम ने मुझे बोला कि दाऊद भाई ये मेरा 2.5 लाख रुपया उस आदमी से वापस दिलवा दो। मैंने उस चौधरी नाम के आदमी को किडनैप किया और उसको किडनैप करके उसको कमरे में बंद करके उसके घर वालों से 2.5 लाख रुपया मंगवा के अनीस इब्राहिम को दिया। अब अनीस इब्राहिम कौन है आपको मालूम है? दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई। दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस से किसी ने 2.5 लाख रुपए मार लिए, क्या मान सकते हो आप? और वो 2.5 लाख निकालने के लिए अनीस इब्राहिम दाऊद मर्चेंट को बोलेगा, एक टेम्पो ड्राइवर को, कि मेरा पैसा निकलवा दो। ये उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट में है।
उसके आगे स्टेटमेंट बोलता है कि उसके अलावा मैंने कोई क्राइम नहीं किया। उसके बाद मुझे एक क्यूम नाम का करैक्टर बीच में आता है। ये वो क्यूम है जिसने 92 में 93 के ब्लास्ट के पहले संजय दत्त को 40,000 रुपये में एक पिस्टल बेची थी, बड़ी सोफिस्टिकेटेड पिस्टल थी, और अबू सलेम के साथ जाके उसको हथियार दिए थे। वही अब्दुल क्यूम, वो क्यूम भाई। अब इसका कहना ये है दाऊद मर्चेंट का कि मुझे क्यूम भाई उस वहाँ से दुबई लेके गया। दुबई मुझे अनीस इब्राहिम के दफ्तर में लेके गया, जहाँ पे अबू सलेम भी था, जहाँ पे पता नहीं छोटा शकील था और 3-4 लोग थे। और वहाँ पे मुझे बोला गया, तो मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गया। क्यूम ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया अनीस इब्राहिम से। पहले बोलता है कि अनीस के पैसे मैंने दिलवाए, निकाल के दिए। अब आगे उसी स्टेटमेंट में बोलता है कि जब क्यूम ने बोला कि ये आदमी मैं लाया हूँ भाई काम के लिए, तो अनीस इब्राहिम बोलता है कौन? उसने बोला ये वही आदमी है जिसने चौधरी का किडनैप किया था। तो अनीस इब्राहिम ने बोला ठीक है, ये काम का आदमी है। क्या काम था? एक टेम्पो चलाने वाले आदमी को गुलशन कुमार को मारने का काम दिया जाता है, सुपारी दी जाती है। आप मान सकते हो कोई? आप कौन सी कचहरी मानेगा, कौन सा कोर्ट मानेगा इस बात को? तो इसी किस्म की पूरी स्टेटमेंट इतनी वो हिलेरियस है। वो आदमी बोलता उसके बाद मैंने इसको मार दिया, गुलशन कुमार को मारने के बाद मैं बांग्लादेश चला गया, वहाँ से मैं फिर दुबई गया, दुबई से मुझे कीनिया में गया, कीनिया मैंने एक दसाई नाम के आदमी को किडनैप किया, क्यूम भाई मुझे साथ में लेके गया। वहाँ से मैं बैंकॉक आया, बैंकॉक मुन्ना झगड़ा को मिला। मुन्ना झगड़ा कौन? जिसने छोटा राजन पे गोली चलाई थी। उसके बाद मैं फिर वापस बांग्लादेश आ गया, और वहाँ से आने के बाद मुझे बांग्लादेश के लोग पुलिस ने पकड़ के मुझे BSF के हवाले कर दिया, इंडियन अथॉरिटीज़ के पास। और वहाँ से मुझे बॉम्बे पुलिस पकड़ के मुझे मुंबई ले आई, और ये मेरी कहानी है। और मैं कहता हूँ ये मर्डर मैंने किया। अब आप देखिए, जिस आदमी ने ज़िंदगी में कभी रिवॉल्वर पिस्टल उठा के नहीं देखी, कभी ये गोली चला के नहीं देखी, कभी प्रैक्टिस नहीं की निशाना लगाने की, और वो आदमी टेम्पो ड्राइवर से मर्डर करने का इल्ज़ाम अपने सर पे लेता है। और कोर्ट ने उसका इकबालिया बयान माना, उसके बयान को मानते हुए उसको उम्र कैद की सज़ा दे दी। ये किस्सा, इसके पहले मैंने आपको एक किस्से में बताया था कि जो जनरल वैद्या को मारने वाले जिंदा और सुक्खा जो 2 एक्सट्रीमिस्ट थे, उनके साथ भी ऐसा हुआ था। उसमें जज ने उनको बोला था कि आप अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट वापस ले लो, पुलिस हैज़ टोटली फेल्ड इन प्रूविंग द केस। पुलिस ने जनरल वैद्या को मारने का आपके खिलाफ जो क्राइम है उसको पुलिस सिद्ध नहीं कर सकी है। आप अपना बयान वापस ले लो तो आपकी जान बच सकती है। उसी किस्म की बात यहाँ भी हो सकती थी। अगर वकील कोई नहीं काम करते तो जज का फ़र्ज़ बनता था तो कहना कि भाई ये तुम्हारी स्टेटमेंट बड़ी अजीब गरीब है, इसको ज़रा पहले सोचो, आपने दी है जो आपको कितने लिखवाई है डरा धमका के। तो आदमी अगर बोल देता कि अपनी स्टेटमेंट वापस ले लेता, तो पुलिस के पास कोई इतनी इन्वेस्टिगेशन नहीं थी कि वो उसको सिद्ध कर सकती क्राइम। अब बताता हूँ असली किस्सा। ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि गुलशन कुमार को मारने का काम सादिक कालिया ने किया था। वो पहली 8 गोलियाँ गुलशन कुमार को सादिक कालिया ने मारी थी, जिसका फूल मार्केट दादर में प्रदीप शर्मा और दया नायक ने 97 उसी साल में दिसंबर में एनकाउंटर किया था। और उसके साथ दूसरा आदमी था, उसका नाम मैं अभी नहीं लूँगा, 1-2 दिन रुकिए, मैं कुछ और खोज पड़ताल कर रहा हूँ। एक और बहुत बड़ा शार्प शूटर छोटा शकील का बड़ा आदमी इसके साथ था, जिन दोनों लोगों ने गोलियां चलाई थी। क्योंकि उनका नाम कहीं नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि छोटा शकील कंपनी नहीं चाहती थी अपने इतने बड़े 2 शूटर्स का उनका नाम इस केस में आए और वो जेल में जाके बैठ जाएं, जहां एनकाउंटर में मारे जाएं। उनको सेफ रखने के लिए कि उनसे आगे और बहुत काम करवाने हैं,
वो बहुत काम करवाने में से एक काम वो भी था जो 2000 में छोटा राजन पे अटैक बैंकॉक में किया। उसके लिए कुछ शूटर, शार्प शूटर जो डेयरिंग किस्म के थे, वो संभाल के रखे जा रहे थे कि उन लोगों से कैसे आगे जाके और बड़े बड़े काम करवाने हैं। तो गुलशन कुमार को मारने वाला वो शख्स नहीं था जो आज अपने बयान की वजह से उम्र कैद काट रहा है, बल्कि वो शख्स था जिसको अच्छी खासी रकम दी गई थी गुलशन कुमार को मारने के लिए, और उसका नाम किसी ने लिया नहीं और पुलिस ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि इसमें असली शूटर कौन था। वो एक ड्राइवर बेचारा जिसने कभी रिवॉल्वर देखा नहीं, हाथ में पकड़ा नहीं, वो आदमी आज जेल में बैठा है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपका सबका धन्यवाद भाई ये प्रोग्राम सुनने के लिए। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।